कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया होगे। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होगे, पढ़ उड़ रहे हो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर। देखिए, अल्कोहल फिनॉल ईथर ये आपका ऑर्गेनिक पोर्शन का सेकंड चैप्टर है और एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज के अंतर्गत अल्कोहल फिनॉल ईथर से आने वाले उन सभी क्वेश्चंस पर बातचीत होगी। यानी उन सारे क्वेश्चंस पर डिस्कशन आज होगा कि वो कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं और किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकता है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं, समय को ना बर्बाद करते हुए सीधा चैप्टर की तरफ प्रोसीड करते हैं और अल्कोहल फिनॉल ईथर पर बातचीत करते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 आपके सामने दिखाई दे रहा है। चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर। इस चैप्टर के अंतर्गत अब हम केवल इतनी बातचीत करेंगे कि ये कौन सा टॉपिक ज्यादा अच्छा है और उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और गौर से चीजों को सुनने का प्रयास करें। सीधा क्लासिफिकेशन पे आते हैं। हमें पता है कि आप अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंतर्गत आईयूपीएससी की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे, इसलिए हम सीधा क्लासिफिकेशन पे आते हैं। सिंगल, डबल, ट्रिपल, ओएच है। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। sp3 के बेसिस पर आपको याद होगा, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी। नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप पर डिपेंड करता है। एलाइलिक मतलब जो अल्फा कार्बन है वो अगर डबली बॉन्डेड बीटा कार्बन उससे कनेक्टेड हो तो एलाइलिक कहलाएगा। उसके बाद फिर आपने बेंजाइलिक का केस पढ़ा हुआ था कि अगर बेंजीन रिंग से जो कार्बन कनेक्टेड है उससे अगर OH जुड़ जाए। विनाइलिक का मतलब हुआ कि अगर डबली बॉन्डेड कार्बन से ही हमारा कनेक्ट हो जाए, डबली बॉन्डेड कार्बन से ही अगर OH आकर कनेक्ट हो जाए। सेम चीज इसके क्लासिफिकेशन में भी, फिनॉल में भी मोनो, डाई, ये सब पढ़ते थे हम लोग। इसमें कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा आपसे। आइए हम लोग ईथर की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो ईथर टॉपिक है ये थोड़ा खतरनाक का मतलब बेटा, इससे जो क्वेश्चन आता है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, सस्पेंस आ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। ईथर क्या होता है? आर ओ आर लिखते हैं ना, CH3O CH3 CH3O C2H5 C2H5O C2H5, ऐसे हम बनाते हैं। उसमें हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दो तरह की ईथर की बात करते थे। अगर ऑक्सीजन से दोनों ग्रुप सेम है तो सिमेट्रिकल है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल है। हम ये भी जानते हैं स्मॉलेस्ट सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, स्मॉलेस्ट अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, कहाँ कैसे कौन पाया जाता है। ठीक है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। इसमें सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल पूछा गया है। नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग के अंतर्गत बात करेंगे तो हमें पता है कि जो अल्कोहल है उसमें एल्के नॉल लिखते हैं, फिनॉल में फिनॉल लिखते ही हैं, है ना। और उसके बाद ईथर में हम एल्कॉक्सी एल्केन लिखते हैं। एल्कॉक्सी एल्केन का मतलब मेथॉक्सी मीथेन, एथॉक्सी ईथेन, मेथॉक्सी प्रोपेन, ये जो हम लिखते हैं इसकी बात हो गई। उसके बाद कॉमन नेम छोड़िए, हम लोग और आगे चलते हैं और जहां पर हम बात करेंगे इसके प्रिपरेशन के टर्म के अंतर्गत स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा एक अलग मैटर है। यहाँ पर हमने कहा ऑक्सीजन से ये कार्बन कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये ग्रुप बड़ा है, ये छोटा है, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल 108 है, यानी रिपल्सन थोड़ा कम होगा। जहाँ पर बल्गियर ग्रुप दोनों हो जाएंगे तो रिपल्सन थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं। आपके पास बुक होगी, आप बुक में देखते चलिए साथ साथ। एल्कोहल एंड फिनॉल में पहला पॉइंट आया बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ध्यान से सुनना, हम कहते हैं एल्कीन से हम एल्कोहल बना सकते हैं, कन्वर्जन का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान रखें। ये हमारे पास एल्कीन है। अब एल्कीन में सिमेट्रिकल एल्कीन भी हो सकती है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी हो सकती है, दोनों कॉन्सेप्ट हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने ये कहा कि इसका हाइड्रेशन कराएंगे, यानी वाटर के प्रेजेंस में एसिडिक कैटालिसिस कहा गया, यानी कि आप H2O का एडिशन किसी एसिड के प्रेजेंस में जब कराएंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, एक तरफ H लग जाएगा, दूसरी तरफ OH लग जाएगा। इस प्रकार से हम इसे समझते हैं। अगर ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल का मतलब एक तरफ एल्किल ग्रुप ज्यादा हो एक तरफ कम हो, तो उसमें H2O का एडिशन कराएंगे तो न्यूक्लियोफाइल वहां जाता है। मार्कोनिकॉफ रूल आपने पढ़ा था, न्यूक्लियोफाइल वहां जाता है जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, यानी उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा जहां पर लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। उसके बाद एक रिएक्शन, ये देखिए, ये रिएक्शन बेटा जब कभी आएगा तो कन्वर्जन में आएगा। और कन्वर्जन कैसा आएगा, आपसे कहेगा एल्कीन से एल्कोहल बनाइए तो आप हाइड्रेशन यानी वाटर का एडिशन करा देंगे। जैसे एथीन से इथेनॉल बनाने को कह दे, ठीक है, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाने को कह दे, या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल भी से कहते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन यहां से बनेगा बच्चा। उसके बाद एल्कीन के बाद हम आते हैं ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये रिएक्शन आप याद कर डालिए।
क्योंकि यह एक नेमिंग रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कई बार एग्जाम्स में इसे पूछा जा चुका है, हमने इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ाई हुई है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम समझ में आए तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नेमिंग रिएक्शन सीरीज में जाकर वहां से आप समझ सकते हैं। बहरहाल हम आपको बताते हैं HBH2 का होल ट्वाइस यानी BH3 का होल ट्वाइस यानी डाइबोरेन का हम एडिशन कराते हैं, और इसको हम एक्सेस में ये एल्किल ग्रुप लेते हैं, मतलब जो एल्कीन है उसको एक्सेस में लेते हैं, और बार बार इस पर 3 बार एडिशन होता है, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं H2O H2O 2OH माइनस की प्रेजेंस में रखते हैं। लास्ट में हमें एल्कोहल ऑब्टेन हो जाता है। ये एल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ाई जा रही है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, यानी कि एक बार हाइड्रोबोरेशन कराना है, उसके बाद लास्ट स्टेप ऑक्सीडेशन करानी है। हाइड्रोबोरेशन में एक्सेस कंडीशंस लेनी है तो ये हमारा बन जाएगा। यह रिएक्शन एग्जाम में कई दफा पूछा जा सका है, ये इसलिए बेटा ये इस साल भी आने की संभावना बन रही है, आप इसे जरूर तैयार कर लीजिए। अच्छा, एक बच्चे के जहन में सवाल आता है कि सर इतना बड़ा लिखना जरूरी है क्या? अगर मान लीजिए आपको याद हो जाता है, आप लिख लेते हैं तो ठीक है, वैसे इसकी बड़ी प्यारी मैकेनिज्म हमने बताई भी है। अगर आप उस बेसिस पे कर पाते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो आप डायरेक्ट पहला स्टेप ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये पहला स्टेप, फिर ये 3 स्टेप सीधा लिख देना, यहां पर इसका एडिशन दिखा देना। तो तीन पार्ट में अगर लिख दोगे तो भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। ये देखिए, दूसरा है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो भी हमें अल्कोहल मिलता है। एक छोटा सा सवाल आया कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कराएंगे कैसे, जरा सुनिएगा। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का रिमूवल या हाइड्रोजन का एडिशन। अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड में सोचे तो कार्बोनिल में बेटा एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एनहाइड्राइड ईस्टर, इस तरह के तमाम कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। यानी कि जो कंपाउंड कार्बोनिल ग्रुप को कंटेन करता है वही तो कार्बोनिल हुआ ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है तो आप CHO देखिए, COR है ना, ये भी आपका कार्बोनिल इसमें भी है एल्डिहाइड में, और इसमें भी क्या है कार्बोनिल है ना, CO ग्रुप। आप H2 का एडिशन कराएंगे PD की प्रेजेंस में तो ये क्या हो जा रहा है, एल्कोहल बन जा रहा है। ठीक है। दूसरा NaBH4 यानी सोडियम BH4 के साथ में जब प्रेजेंट होगा तो ऐसी केस में जब हम इसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल बनेगा। यानी कि अगर आप कीटोन से सोडियम बोरोहाइड्राइड का ट्रीटमेंट कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल, और इसमें क्या बन रहा है, प्राइमरी एल्कोहल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल ही मिलेगा। ठीक है। उसके बाद कहा गया कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ईस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपने पढ़ा ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये ईस्टर बन गया। ईस्टर का अगर हम क्या कर दे, रिडक्शन करा देंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, वो तो एक रिएक्शन हो गया। यानी कि कुल मिलाकर आप याद रखें कि अगर आप किसी भी कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन कराते हैं तो आपको आसानी से एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन कराने पर एल्कोहल मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कन्वर्जन बन सकता है। एक देखिए, ये बड़ा प्यारा रिएक्शन है, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा था, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR जिसे प्यार से कहते हैं। आपको पता है ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये RMgX है। अब ये टूटता है तो R माइनस MgX प्लस में टूट जाता है। कार्बोनिल टूटेगा तो O पर माइनस आएगा, C पर प्लस आएगा। ये जो R माइनस है ये प्लस वाले पर चला जाएगा, ये इस पे जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, R हो गया, O माइनस MgX हो गया। हाइड्रेशन कराएंगे, ये टूट जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, ये MgOHX बाहर निकल जाएगा, और ये आपका H आकर इस पर O माइनस के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार से अल्कोहल बनाता है। तो कुल मिलाकर ये जो रिएक्शंस दिखाए गए ये उसी के अंतर्गत हैं। बड़े प्यारे रिएक्शंस है, एग्जाम में आ सकते हैं, कन्वर्जन में आएंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरा है फ्रॉम हेलोएरिन। हेलोएरिन में बेटा ये क्लोरोबेंजीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट कराओगे। आपको पता है NaO पूरा का पूरा अटैक किया, ClHCl के रूप में बाहर निकल गया, बाद में H प्लस फिर अटैक करेगा, OH बन जाएगा, ये हमारा बाहर हो गया। कभी प्रिपरेशन आएगी तो आप इसको इस तरह से करा सकते हैं। ओलियम से भी हम सल्फोनिक ग्रुप का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डाइजोनियम वाला दिया गया ये एग्जाम में आ सकता है। थर्ड वाला केस देखिए जरा, थर्ड वाले केस में क्या बताया गया, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट में आपको क्या लेना है, एनिलीन लेना है। इस एनिलीन का NaNO2 प्लस HCl के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे। अच्छा, एक बात सबसे महज जरूरी है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप कभी भी डाइजोनियम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डाइजोनियम की प्रिपरेशन के लिए आपको NaNO2 प्लस HCl लेना है, और इसे अगर आप ब्रेक कर देंगे तो NaCl प्लस HNO2 बन जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, NaCl प्लस HNO2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे करेंगे, यानी कि आप ये ध्यान रखें कि नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में भी हम एनिलीन से डाइजोनियम बना सकते हैं, यानी कि एनिलीन से डाइजोनियम बनाने की ये एक प्रोसेस है, हम कैसे करेंगे वो आपको बता रहे हैं। आप हमेशा याद रखें कि एनिलीन क्या है और डाइजोनियम क्या है, और एनिलीन से डाइजोनियम बनेगा कैसे, क्योंकि डाइजोनियम अगर आपका बन गया तो आप ढेर सारे प्रोडक्ट आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। आपको ये फैक्टर याद रखना होगा NaNO2 प्लस HCl का, और आसानी से डाइजोनियम बन गया। अब डाइजोनियम को आपने हीट किया, पानी डाल दिया थोड़ा सा इसमें, H प्लस OH माइनस में टूट गया, H प्लस हमारा क्या होगा, Cl के साथ HCl बनाएगा, OH अटैक करेगा, N2 हमारा बाहर हो जाएगा। इस प्रकार से हम फिनॉल की ये प्रिपरेशन करते हैं। तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए कि, और कन्वर्जन में क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट एनिलीन इनटू फिनॉल, कन्वर्ट एनिलीन इनटू फिनॉल। तो आप ऐसे क्वेश्चंस पर थोड़ा सा फोकस करके रखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यूमीन से हम पेरोक्साइड का केस लेते हैं और उसमें हम इसको बना सकते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी, हाँ देखिए, जैसा कि आपको जानकारी के लिए बता दें, फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी से आएगा ही, ये तय है। 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर में से कोई 3 नंबर का क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी से बन सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको क्या पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टी तो मेरी मानिएगा तो अगर आपके पास कोई नोट्स है तो अच्छी बात है, अगर एन वक्त पर आपके पास समस्या है तो आप एनसीईआरटी से रीड कर लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टी में एक बात आपको पता होनी चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट का क्या सीन है। अगर बॉइलिंग पॉइंट का सीन आपको ध्यान रखना है तो बॉइलिंग पॉइंट की एक सिंपल सी केस जो पहले भी बताया हूं कि बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। अगर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि खूब ढेर सारी ब्रांचिंग है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसकी कम होगी। और कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, कहा गया कि अल्कोहल और फिनॉल की अगर बात हम करें तो अल्कोहल और फिनॉल की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो ज्यादा होती है अदर्स के रिस्पेक्ट में। रीजन, अल्कोहल और फिनॉल के अंतर्गत क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो इसका कारण क्या बताया गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये नॉलेज में आपके होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि अल्कोहल और फिनॉल या अल्कोहल या फिनॉल में से कोई एक दे दिया जाए और कहा जाए इसकी बॉइलिंग पॉइंट बाकी के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, रीजन बताइए, तो आप लिखेंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये बेटा इसकी कहानी हो गई। और एक बात आई कि सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या है, कैसे वाटर में डिजॉल्व होगा या नहीं डिजॉल्व होगा, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। अच्छा, एक बात आपको और आज की डेट में ध्यान रखनी है कि कोई पानी में अगर घुल रहा है तो हो सकता है कि वह पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हो। अगर कोई पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा तो पानी में डिजॉल्व होने की, मिक्स होने की टेंडेंसी उसमें नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आप ये भी पढ़ते हो कि जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में कम डिजॉल्व हो पाते हैं, नॉन पोलर में ज्यादा डिजॉल्व होते हैं। आपको याद होगा कि इसके जो जो सॉल्युबिलिटी का केस पढ़ रहे हो, अल्कोहल में ये ग्रुप क्या है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है ना, तो हाइड्रोफोबिक है तो पानी में कैसे डिजॉल्व होगा। और आप वैसे भी पढ़े हो लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो इसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वह वाटर हीटिंग नेचर का होता है, इसलिए उसके अंदर पानी में डिजॉल्व होने की क्षमता नहीं पाई जाती। इस तरह का जो क्वेश्चन ये दिया गया अरेंज बॉइलिंग पॉइंट का, ऐसा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक दो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट से खट्टस उठा करके आपके एग्जाम में दिया जा सकता है। इसलिए एग्जाम्पल 7.3 पर थोड़ा फोकस करें। केमिकल रिएक्शंस देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो अल्कोहल है यह न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों तरह से ट्रीट होता आया है, और ये बात आपको पहले भी बताई जा चुकी है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये अल्कोहल R+OH माइनस RO माइनस H प्लस दोनों में ब्रेक हो रहा है। कंडीशन के हिसाब से हम इसे देखेंगे। पहला क्वेश्चन आया कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी ऐसे रिएक्शंस की बात करने चल रहे हैं जिसमें OH बॉन्ड टूटता है। तो देखो बेटा ROH है, मेटल के साथ अगर हम इसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो सोडियम इसको ब्रेक करेगा, यहां से RONA बनेगा और H2 बन जाएगा, तो सोडियम एल्कोक्साइड हो गया। ठीक है, यानी कि अगर किसी मेटल के साथ अल्कोहल का ट्रीटमेंट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होगा, और कैसे होगा वो आपके सामने। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे ऐसा तो आता नहीं लेकिन फिर भी मान लो पूछ लिया जाए, फेनॉल टू सोडियम फेनॉक्साइड,
तो क्या करोगे, ये ट्रीटमेंट करा दोगे, मेटल का बन जाएगा। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर ऐसी कंडीशन के बाद, हाँ, ये एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, आप कहीं नोट कर लीजिए जो भी आप पढ़ रहे हैं। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एग्जाम में आ सकता है कि कोई अल्कोहल कितना एसिडिक है, यह इस बात पर डिपेंड करता है को कितना तेजी से H+ लूज कर सकता है। तो आप देखिए, जो जितना जल्दी, अगर आप एल्किल ग्रुप मैक्सिमम हो जाएंगे, ये कनेक्टिंग ग्रुप मैक्सिमम हो जाएंगे, तो यह H+ को आसानी से लूज नहीं कर पाएगा। कनेक्टिंग ग्रुप मिनिमम होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये आसानी से H+ को लूज कर देगा। तो जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उसकी एसिडिटी ज्यादा है सेकेंडरी और टर्शियरी के रिस्पेक्ट में, ये ऑर्डर जरूर ध्यान रखें। फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि वो H+ को लूज कर सकता है। फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी के बारे में भी हम जानते हैं, रेजोनेंस हमने इसमें बनाया था, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इससे कोई खास लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल 7.4, यहाँ पर एसिड की स्ट्रेंथ पूछी गई है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अगला रिएक्शन एस्टरिफिकेशन है। एस्टरिफिकेशन में अभी तक जो हम पढ़ते थे कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रीटमेंट किसके साथ कराते थे, एल्कोहल के साथ। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एल्कोहल के साथ आपका एनहाइड्राइड हो सकता है, ये एनहाइड्राइड दिया गया। एल्कोहल के साथ एल्केनॉइल क्लोराइड भी हो सकता है, जिसे एसाइल क्लोराइड कहते हैं। तो इन सभी केसेस में क्या होगा, ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, यानी ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। ये बड़ा प्यारा सवाल है भाई, एग्जाम में आएगा पक्का है, हमने देखा कई दफा ये पूछा गया। क्या कि सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन बनाइए। आप एकदम मतलब 100% श्योर कह रहा हूं, याद रट लेना इसको, ठीक है, आ जाएगा। तो कहा गया कि सैलिसिलिक एसिड को एस्पिरिन में, कन्वर्जन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैलिसिलिक एसिड को एस्पिरिन में कन्वर्ट करिए, तो आप क्या करोगे। पहले तो बात ये मालूम होनी चाहिए बेटा कि सैलिसिलिक एसिड क्या होता है। दूसरा, CH3CO का जो होल ट्वाइस O दिया गया है, इसको ब्रेक करके जब आप अटैक कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब कहा गया कि अगर हम C और O यानी कि ROH में R+OH- में अगर ब्रेक करते हैं तो क्या होगा। पहला रिएक्शन कोई मतलब नहीं, ROH+HX है। अब हमने जाना कि इसको हम ब्रेक कर रहे हैं तो R+OH- H+X-, तो RX हो गया और H2O बन गया, तो इसमें कुछ करना नहीं था। एक बात और मालूम होनी चाहिए कि ये ल्यूकास रिएजेंट आपसे पूछा जा सकता है, यानी ये जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, लिखा गया डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेस ऑफ अल्कोहल विथ HCl डिस्टिंग्विशिंग देम फ्रॉम वन अदर, ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट किसे कहते हैं, HCl और जिंक क्लोराइड को। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि ल्यूकास रिएजेंट हम क्या होता है और इसका यूज क्या है, इसलिए इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, दोबारा नहीं बताएंगे। डिहाइड्रेशन रिएक्शन है बेटा, आपको पता है कि H2SO4 किसी रिएक्शन में अगर है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो ये एथेनॉल है, एथेनॉल से एथीन बन जाएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। लेकिन ये तब आएगा जब पेपर बहुत सरल होगा। ठीक है, टफ पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि टफ के लिए बना ही नहीं, टफ के लिए बाकी क्वेश्चन है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, एथेनॉल को एथीन में कन्वर्ट करिए। 11th में बहुत पूछा जाता था, तो ये कैसे करोगे, क्योंकि H2SO4 ले लोगे 443 केल्विन पर, तो आसानी से कन्वर्जन पॉसिबल है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री है। अब एक बात ये ध्यान रखना है कि 3 डिग्री वाले में आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर भी HOH बाहर निकलेगा और एल्कीन कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो ये पता होना चाहिए। और एक ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का ऑर्डर क्या है, यानी आपको यह मालूम होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन जो एल्कोहल का होता है वो टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन फास्ट होगा या सेकेंडरी का या प्राइमरी का। तो कहा गया जो टर्शियरी अल्कोहल है उसके अंदर डिहाइड्रेशन फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। ऑक्सीडेशन में कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, ऑक्सीडेशन में ध्यान रखें, अगर देखो बेटा इस समय एन वक्त पर, आपका कोर्स तो बहुत बड़ा है ना, अब तो पता ही है, अब तो आपको आइडिया भी हो गया होगा, क्योंकि इतने दिन से जब से आप पढ़ रहे होंगे ना तो फील करा दिया होगा केमिस्ट्री ने, क्योंकि जो एक तरफ से पढ़ते हैं दूसरी तरफ से भूल जाता है। तो एक बात ध्यान रखें कि अभी हमने एक रिडक्शन रिएक्शन बताया था, हमने कहा कि अगर कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड है उसका रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल बनेगा।
तो आप ऐसे याद रखो कि अगर कोई एल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यानी पहले स्टेप में एल्डिहाइड कीटोन बनता है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जनरली हम एल्डिहाइड की बात करते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 याद रखो, PCC और Cu, कॉपर 573 केल्विन। ये 573 केल्विन वाला क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन को करा सकते हैं, ठीक है। फिनॉल के रिएक्शन में आते हैं। ये तो अपना देखिए पुराना रिएक्शन दोबारा रिपीट हो गया, आ गया है नाइट्रेशन आपके सामने। नाइट्रेशन में आपको पता होगा कि NO2 प्लस, यही एक हम इलेक्ट्रोफाइल लेते थे तो जब NO2 प्लस का एडिशन होता था तो कहां पर होगा, या तो आर्थो पर या तो पैरा पर होगा। ये NO2 यहां जुड़ सकता है, ये NO2 यहां जुड़ सकता है। ऊपर जुड़ेगा तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल, नीचे जुड़ गया तो पैरा नाइट्रोफिनॉल। जुड़ेगा दोनों पर, पैरा ज्यादा स्टेबल है, आर्थो कम स्टेबल है, क्योंकि ये केस में पैरा आपका इधर की तरफ दे दिया गया है। और पैरा में जो बॉन्डिंग होगी वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और आर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। इसके बाद हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली केस की बात करते हैं। ये एक क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा दिया गया है, OH, ठीक है। इसको जरा समझिएगा। हाँ, एक बेटा ये ध्यान रखना, ये लाइन लिखी गई, द आर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि आर्थो और पैरा आइसोमर अगर कहीं पर दिए गए तो उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए स्टीम डिस्टिलेशन एक प्रोसेस बताई गई है, ठीक है। और आपको पता हो गया होगा जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसमें इंट्रामोलिकुलर है और जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये वाला देख, कन्वर्जन आएगा, कन्वर्ट फिनॉल इनटू पिक्रिक एसिड। क्या आएगा, कन्वर्ट फिनॉल इनटू पिक्रिक एसिड। ये क्या है, फिनॉल है, और ये क्या है, कंसंट्रेटेड HNO3। तो जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में आप फिनॉल का ट्रीटमेंट कराओगे तो ये क्या बनेगा बेटा, नाइट्रिक एसिड। ये NO2 आपका, ये कंसंट्रेटेड, इसके पहले डाइल्यूट HNO3 लेते थे, तो ये NO2 अगर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहीं पर लिखा है तो उसे हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिए कि फिनॉल को हम नाइट्रिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करें। ये हेलोजनेशन है, Br2CH2, आप आर्थो और पैरा पर एडिशन करा दिए। दूसरा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, फिनॉल को आप अगर ब्रोमीन वाटर से ट्रीटमेंट कराते हैं और Br2 एक्सेस में ले लेते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके पहले वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो पिक्रिक एसिड वाला था। हाँ, ये आगे कोलबेज रिएक्शन। देखो बेटा, कोलबेज रिएक्शन आप एकदम आंख बंद करके याद कर लो, ठीक है, एग्जाम के लिए। रायमेटिमान रिएक्शन, ये भी आंख बंद करके याद कर लीजिए। कोलबेज रिएक्शन का प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड है, रायमेटिमान रिएक्शन का प्रोडक्ट सैलिसिल एल्डिहाइड है। इसमें अगर एक क्वेश्चन और आता है कि क्लोरोफॉर्म हम कौन से रिएक्शन में यूज करते हैं, तो CHCl3 हम रायमेटिमान रिएक्शन में यूज करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आप इसमें CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसमें NaOH का ट्रीटमेंट कराते हैं, और एक सैलिसिलिक एसिड है और एक सैलिसिल एल्डिहाइड है। तो आप याद रखें, सैलिसिलिक एसिड में COOH और OH होगा, सैलिसिल एल्डिहाइड में CHO और OH होगा। सैलिसिलिक एसिड जो है वो आपका कोलबेज में बनेगा, रायमेटिमान में सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। ये दोनों आ सकते हैं, दोनों में से कोई भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा क्या, पूरा इसको ध्यान रखें। फोर्थ पार्ट देखिए, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। ये कन्वर्जन में क्वेश्चन आ सकता है। ये फिनॉल है, इसका जिंक के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन। जिंक इसके ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, तो ये फिनॉल टू बेंजीन का क्वेश्चन कन्वर्जन में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखें, ये भी कन्वर्जन में क्वेश्चन आ सकता है कि आप फिनॉल को बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट करिए। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जरा दिमाग को अस्थायी करके समझिएगा। फिनॉल को बेंजोक्विनोन, ये लेस इंपॉर्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में, है ना। तो आगे चलिए, कुछ कैटलिस्ट ऐसे हैं जो आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट कैटलिस्ट से आ जाए कि इस कैटलिस्ट के बारे में आप जानते हो तो बताइए। वैसे जहां एनसीईआरटी में दिखेगी चीजें
वो हम आपको बता देंगे। ये कॉमर्शियल अल्कोहल के बारे में बताया था, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब एक बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि अगर किसी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है यानी सूखा पड़ता है तो उसके अंदर प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल को हम रिमूव करेंगे तो ऐसे केस में एल्कीन बनता है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। और अगर हम कम टेम्परेचर लेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हमारा ईथर भी बनता है। तो ये ईथर की एक प्रिपरेशन है। अगर हम टेम्परेचर ज्यादा लेंगे H2SO4 के साथ तो एल्कीन बन जाएगा, वाटर का रिमूवल होगा, और दूसरी केस में भी वाटर का रिमूवल होगा, लेकिन वहां पर क्या बनेगा, ईथर बन जाएगा, ठीक है। ईथर की अगली प्रिपरेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। हाँ, ध्यान रखिए, बहुत मैकेनिज्म में अब नहीं उलझना है। अगर नहीं आप तैयार करते हैं तो याद कर डालिए, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, अंतिम समय चल रहा है, ये एग्जाम में आएगा, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। और ये तो डायरेक्ट वैसे तो रिएक्शन देना चाहिए, अगर रिएक्शन नहीं देता है तो आप ध्यान रखें कि आप डायरेक्ट इसको मतलब कन्वर्जन में भी आ सकता है। ये एल्किल हैलाइड है, ये सोडियम एल्कोक्साइड है। एल्किल हैलाइड का सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो ROR बनेगा, यानी ये क्या बनेगा, ईथर बनेगा, और ये सोडियम हैलाइड बाहर। यह एक ऐसा क्वेश्चन है विलियमसन सिंथेसिस जो ईथर की लाजवाब प्रिपरेशन है, इसके आने की संभावनाएं है, ये भी थोड़ा सा नजर दौड़ा लीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आएगा, देखो ये कन्वर्जन में क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट फिनॉल इनटू एनिसॉल। क्या आएगा, कन्वर्ट फिनॉल इनटू एनिसॉल। ये फिनॉल है, NaOH से ट्रीटमेंट कराया तो सोडियम फेनॉक्साइड बन गया। इस सोडियम फेनॉक्साइड पर अगर हम एल्किल हैलाइड का ट्रीटमेंट करा दें यानी RX का, तो R अटैक करेगा, NaX के साथ NaX बना लेगा, तो O के साथ R जुड़ गया। अब बेटा R को अगर CH3 ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये मेथॉक्सीबेंजीन बनेगा, और मेथॉक्सीबेंजीन को हम क्या कहते हैं, एनिसॉल। तो ये कन्वर्जन आएगा और वहां लिखा होगा कन्वर्ट फिनॉल इनटू एनिसॉल, ठीक है। बाकी बॉइलिंग पॉइंट से आप, फिजिकल प्रॉपर्टी से आप भली बात परिचित हैं, और वो कैसे परिचित हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस प्रकार से है कि ईथर के अंदर भी बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा होती है। क्यों होती है, देखिए इधर इसकी 309 है, इसकी 307 है, इसकी 390 है, ये ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसकी थोड़ा कम है, इसमें 309 दिखाई गई। तो ये सब केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबसे बड़ा केस है, और जब आपको कुछ ना समझ में आए तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है ईथर में भी वाटर के साथ जब इसको मिलाते हैं तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत लेस होती है। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं इनका रिपल्सन बरकरार बना रहता है। ये इसके अंदर जो रिएक्शंस है वो नॉर्मल से रिएक्शंस हैं, अगर आपको आयोनिक मैकेनिज्म आती होगी तो भी आप कर लेंगे। ROR प्लस HX, RO माइनस R प्लस H प्लस X माइनस, ब्रेक करेंगे प्रोडक्ट आ जाएगा। सेम यहां पर भी है, ठीक है। इसमें देखें ये क्वेश्चन कह रहा है कि एनिसॉल टू फिनॉल, देख पा रहे हैं, ये एनिसॉल टू फिनॉल, R की जगह CH3 ले लीजिए तो एनिसॉल से फिनॉल का कन्वर्जन हो जाएगा। ये जो कुछ टर्शियरी का एक दो एग्जाम्पल अगर कहीं पर मिलता है तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। बाकी हाँ, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात की गई है कि आर्थो और पैरा पर माइनस साइन आता है, जिसकी वजह से किसी इलेक्ट्रोफाइल का जब हम एडिशन कराते हैं तो आर्थो पैरा पर कराते हैं। अब बेटा कुछ नहीं है, हेलोजनेशन है, अगर हेलोजन का एडिशन कराओगे तो Br कहाँ जाएगा, या तो आर्थो पर जाएगा तो पैरा पर जाएगा, पैरा पर जाएगा तो मेजर होगा, आर्थो पर माइनर होगा, ठीक है। हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, आप जरा इसको ध्यान रखें, ये किसके प्रेजेंस बनता है, CH3Cl। अब ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ते थे और एसाइलेशन पढ़ते थे, अब हमने ये एनिसॉल लिया हुआ तो ये CH3 प्लस Cl माइनस हो गया, क्योंकि ये ईथर है ना, ईथर का आप अब इस समय क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, तो CH3 आपका अटैक कर जाएगा, और CH3 अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा, एक बार आर्थो पर एक बार पैरा पर, तो आर्थो पैरा यहां से बनेगा। ये क्या है, CH3COCl है, तो आपको पता है ये CO के पास प्लस होगा, Cl के पास माइनस होगा, और COCH3 ग्रुप हमारा दो बार अटैक करेगा। नाइट्रेशन में क्या होता है, NO2 का एडिशन कराएंगे तो एक बार पैरा पर और एक बार क्या हो जाएगा, आर्थो पर। इस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो ये रहा आपका अभी तक का पूरा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर। आप देख पा रहे होंगे कि एल्कोहल, फिनॉल, ईथर जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं
उस चैप्टर में कोई ऐसा खास नहीं है जो आपको परेशान करे, लेकिन बेटा जो हमने इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं आप उसे पढ़िएगा जरूर, क्योंकि बिना पढ़े गाड़ी नहीं चलेगी। उतना जरूर रीड करिए, वहां से एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, कन्वर्जन भी करा दिए। और मैं अब आगे की बातचीत हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी। ये लेक्चर आज के लिए फिलहाल इतना ही, जिससे कि आपका समय ना टूटे और आपको इंपॉर्टेंट चीजें और क्वेश्चंस बनने के तरीके बता दिए गए हैं। और इस पोर्शन को अच्छे से रीड करके तैयार करके रखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आगे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।